हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का वन शॉट लेक्चर तैयार करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट के बाद सिर्फ एक ही और रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का, एक ही चैप्टर बचा है, वो रहता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। वो कल आ जाएगा। आज आप ये देख लीजिए, कल वो देख लीजिए, बस फिर ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर रह गए। फिर आपका बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और ग्रीन केमिस्ट्री खत्म। अभी एंडिंग पर है, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारे लेक्चर आएंगे, सबकी पीडीएफ आएगी, थोड़ा वेट कर लीजिए बस, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सॉलिड स्टेट में जो टर्म, पहला जो टर्म है वो है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब इसमें क्या होता है कि दो सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के क्या होना चाहिए, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब फॉर्म, सेम स्ट्रक्चर। तो देखो आइसोमॉर्फिज्म मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस बोलते हैं इसको, और प्रोसेस को बोलेंगे मॉर्फिज्म। जैसे देखो सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो तो सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे देखेंगे सोडियम, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ठीक है। अभी तो सोडियम 1 रेशो में है और 1 रेशो में फ्लोरीन है, 1:1। देखो मैग्नीशियम 1:1 दिख रहा है, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1। अब यहाँ देखो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट में, देखो सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम 1 रेशो में है, ठीक है ना, और 1 रेशो में नाइट्रोजन है और 3 रेशो में ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे देखो कैल्शियम 1 रेशो में है, कार्बन 1 रेशो में है, ऑक्सीजन 3 रेशो में। देखो दोनों सेम हो गए, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो तो आर ये क्या है, दोनों जो पेयर जो बनाए हमने फर्स्ट और सेकंड जो एग्जांपल, ये आइसोमॉर्फस पेयर है क्योंकि इसके सेम एटॉमिक रेशियो है 1:1। देखो इसका पहले इसका 1:1 है और दूसरे का जो है आपका 1:1:3 रिस्पेक्टिवली। तो इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। इजी पार्ट है, आपको ये आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अब पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सिंगल सब्सटेंस, ठीक है ना। जैसे हमने बोला यहाँ पे कैल्साइट, ठीक है ना, एरोगोनाइट बोला है, ये 2 फॉर्म्स है। ये दोनों जो फॉर्म है वो कैल्शियम कार्बोनेट के, दोनों के दोनों कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, लेकिन फॉर्म अलग अलग है। जैसे अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स और क्या क्रिस्टोबेलाइट, ये क्या होता है 3 फॉर्म्स है, किसके, सिलिका के फॉर्म्स है। ये याद है, क्लियर हो गया ना। कैल्साइट, ये जैसे आप देखो डायमंड ले लो, डायमंड ग्रेफाइट, ये कार्बन के, वो आपको याद होगा, आपको वो क्या है। तो वैसे ये पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पे लेकर देखो पॉलीमॉर्फिज्म ऑकर इन एलिमेंट्स में था, जैसे अभी मैंने आपको जो एग्जाम बताया था कार्बन, तो एलेट्रोपिक फॉर्म्स को बोलते हैं हम लोग। देखो पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है एलेट्रोपिक फॉर्म जो होता है कार्बन से, डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरीन, इस एलिमेंट फॉर्म मिलता है, और कंपाउंड के फॉर्म, ये ऊपर का जो ये कंपाउंड फॉर्म है, नीचे के जो एग्जाम्पल जो लिखे हैं ये आपका एलिमेंट के फॉर्म है। तो ऐसा मतलब कि सेम सब्सटेंस के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होने, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक तरह का पहला आयोनिक सॉलिड, दूसरा कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, तीसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और चौथा जो होगा वो मेटेलिक सॉलिड। 4 है। तो पहली बात करते हैं आयोनिक। आयोनिक आयंस मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल याद रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है इसका जरा देख लीजिए अभी आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल क्या है, चार्ज आयन, मतलब कैटायन और अनायन, मतलब द कैटायन एंड अनायन मे बी डिफर इन साइज। मालूम है आपको, अनायन छोटा होता है, कैटायन बड़ा होता है साइज में। ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन, तो बोलेगा ना, ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ चार्ज इज बॉन्डेड टू आयन्स ऑफ ऑपोजिट चार्ज अराउंड इट बाय कूलोम्बिक फोर्स। तो कैटायन एंड दोनों में क्या होता है, कूलोम्बिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। समझाते हुए आराम से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, 2 पॉइंट एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट 2 ही लिखना है बस, कैरेक्टरिस्टिक। ये 2 हो गए, फिर तीसरा पॉइंट ये नहीं लिखना है, अदर वर्ड्स ये सब समझने के लिए, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब देखो आयोनिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना, आयोनिक क्रिस्टल्स कैसे आपके हार्ड एंड ब्रिटल। अच्छा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे, कैसे रहता है उनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रहेगा। फिर देखो दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। नॉन कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता। सॉलिड स्टेट में देखो सोडियम क्लोराइड करता है क्या, नहीं करता। वैसे याद रखना आयनिक क्रिस्टल्स कैसे होते हैं कि सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर, लेकिन उनके जो आयंस फ्री हो जाएंगे एक्वेस सॉल्यूशन में या फिर मेल्ट करेगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बराबर है कि नहीं,
तो अब देखिए यहाँ पर हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड इन वाटर। गुड कंडक्टर्स में होगा जब वो मेल्टेड इन वाटर और डिजोल्व वाटर, जैसे अभी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब आयोनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कोवैलेंट नेटवर्क। आपको याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। देखो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में होता है एटम्स होते हैं। और याद रखना है, देखो एटम्स इन दीज क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड और कंटिन्यूस सिस्टम रहता है। एंड द रिजल्ट इन अ रिजिड 3 डायमेंशनल नेटवर्क एंड दैट फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। एंड द एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या कैसे रहेगा, एंटायर क्रिस्टल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल में काउंट होगा वो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर तो कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड रहता है एंड इनफैक्ट दे आर द हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल्स। और दीज क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा वो। क्लियर है ना, समझ आ रहा है आपको, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए क्लियर, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब देखिए जरा यहाँ पर 4th पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होंगे इन कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड हेंस दे आर नॉट मोबाइल। एज ए रिजल्ट कोवैलेंट सॉलिड्स आर कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना है जैसे डायमंड, क्वार्ट्ज, बोरॉन नाइट्राइट, कार्बोरुंडम और कोवैलेंट नेटवर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको इस सॉलिड्स को क्लासीफाई करने आता है एग्जाम में, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्लासीफाई करने आता है। उसने 4 एग्जाम दिए, बोले किस में होगा ये, कोवैलेंट सॉलिड है, ठीक है ना, मॉलिकुलर है, आयोनिक है, ठीक है, मेटेलिक है, ऐसे आपको पूछा जाएगा वहाँ पे। अब थर्ड देखते हैं मॉलिकुलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ये ऑन इसको सॉलिड बोले सर, ये तो सब गैस है, गैस को सॉलिडिफाई करता है। ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्स मॉलिकुलर क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। ये गैसेस थे, इसको सॉलिडिफिकेशन किया था, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, और क्या बोलेंगे, अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। सबसे अच्छा याद रखो मॉलिक्यूल्स, बाकी को छोड़ दीजिएगा, आपको ये नहीं करना है ना, इसको कट कर लीजिए, इसको जाने दीजिए, इसको कुछ ये छोड़ दीजिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस याद रखिए, एक काम कीजिए, तो इसको सही कर देता हूँ आप लोगों के लिए, घबराइए मत आप लोग। देखिए इसको करेक्ट करता हूँ, ये और वाले ये कट कर लीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं, अनबॉन्डेड सिंगल आइटम, तो ये याद रखना। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, हो गया। फिर देखो बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट, ऑब्वियसली कोवैलेंट है, मॉलिक्यूल कोवैलेंट ही होगा। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होगा, हो गया, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसके देखते हैं, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस, वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज सॉलिड HCl, सल्फ्रिक एसिड मतलब वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड विच पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इसमें चार्ज होते हैं प्लस पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है ना। वाटर में भी आपको मालूम है चार्ज होता है प्लस माइनस, सल्फर डाइऑक्साइड में सिर्फ, तो ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसमें वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, इसके एग्जाम्पल याद कीजिए, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, एग्जाम्पल क्या है, HCl, H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरा देखिए एग्जाम्पल में वेरी वीक डिस्पर्शन, जिसको बोलते हैं लंडन फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे अभी मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, दीज फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन मोनो एटॉमिक सॉलिड लाइक जैसे अभी आर्गॉन, नियॉन, इसमें होता है। एंड दीज सब्सटेंस आर यूजुअली गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। अब थर्ड देखते हैं इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ये रहता है वाटर में रहेगा, अमोनिया रहेगा, HF, और इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम आएंगे, ये सॉलिड्स रहते सारे, ये समझ आए थे। तो एग्जाम्पल जरा परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। आप बोले सर वीक डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट आपको वाटर भी आ रहा है और आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों आते हैं इसके अंदर, वाटर दोनों को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ वीक इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट सब्सटेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे एंड सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स एंड गुड इंसुलेटर। देख लीजिए पॉइंट से याद करने वाले, समझने का पार्ट कम है। अब देखते हैं मेटालिक, ठीक है ना, मेटालिक क्रिस्टल्स। देखो दीज आर क्रिस्टल सॉलिड्स formed by atoms of same metallic elements and metal and held together by metallic solid, metallic bond रहता है उसके अंदर। अब metallic bond क्या होता है मैं यहाँ समझाया, देखो इन solid metals तो क्या होता है, the valence electrons are delocalized over the entire
क्रिस्टल लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। क्योंकि अगर अपने से मान लीजिए ये मेटल है, एक मिनट इसको ऐसा बना के बताता हूँ आपको, तो ये देखो मेटल है और इसके बाहर क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसा रहेंगे, ठीक है ना। तो कैटायन आयन में क्या होता है, उसमें क्या होता है आपको याद होगा, इंटर अट्रैक्शन फोर्स होगा दोनों कैटायन आयन के बीच में, ठीक है। देयरफॉर मेटेलिक सॉलिड्स आर ऑफन डिस्क्राइब एज एन अरे ऑफ पॉजिटिव आयंस इमर्ज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा लगता है कि पूरा भी ठीक है आयन 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 ऐसा, तो फिर पॉजिटिव 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 और उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में या इलेक्ट्रॉन के सी में ये पूरे पॉजिटिव एंड डिप्ड है, ऐसा लगता है। लिखा है इसके, देखो positive ions immerse in a sea of mobile electrons and the attractive interaction between cation and mobile electron constitute the metallic bond। कैटायन और जो आपका जो आनायन है उसके बीच में जो फोर्स रहता है, इंटरएक्शन जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोल रहे हैं। अब उनकी जरा ये याद रखते हैं जरा हम लोग कभी प्रॉपर्टीज, जरा देखो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, या मेटेलिक बॉन्ड के बारे में पूरा लिख के रखा है, कभी कभी पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, इनके एग्जांपल्स अच्छे से रट्टा मारने पड़ेंगे आप लोग। मेटल्स कैसे होते हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम ये सब आपका आता है। मेलेबल मतलब होता है कि उसको शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये तो 9-10 में पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं। मेटल्स आर डक्टाइल, तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और एग्जांपल आपको मालूम है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयन, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, ये सारे मेटेलिक कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है ना। आ रहा है समझ में आपको। अब ये पूरे टेबल में, तो ये टेबल आप देख लेना, क्योंकि ये टेबल में वही सारे पॉइंट मैंने समझा ना, उसको शॉर्ट में ब्रीफ में दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक का ये पूरा, मैं इसको नहीं बताऊँ क्योंकि इसमें क्या याद रखना है, जैसे आयोनिक, कोवालेंट, मॉलिक्यूलर, इसमें तो आपको क्या है ना, पार्टिकल्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल क्या है, हार्डनेस कैसी है, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह, या ऐसा करना है। तो चार, तो डिस्टिंग्विश आएगा तो डिस्टिंग्विश में आएगा, या फिर तो आपको चार मैं सीधा आपको तरीका बताऊँ क्या, 4 पॉइंट याद कर लीजिए, 2 मार्क में आएगा या फिर 1 मार्क में आएगा क्वेश्चन आया तो, या फिर क्लासीफाई करने आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको कर लीजिए, वही पॉइंट है समराइज करके रखा है उसका। अब देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो अब क्रिस्टल किसको तो ऑर्डर में आ रहे थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, एक छोटा एग्जाम्पल जो जनरली जानते हैं वो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइब यूजिंग 2 फॉर्म्स, नेमली लैटिस और बेसिस। 2 पॉइंट होते हैं, पहले हम लैटिस बाद में बेसिस की बात करते हैं। लैटिस क्या होता है, लैटिस इज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ 3 डायमेंशनल पीरियडिक अरे। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है लैटिस, ठीक है ना, जो पॉइंट्स होते हैं लैटिस को होते हैं। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग अ कांस्टेंट पार्टिकल टू each of the lattice point, and such constant particles that are attached to the lattice points form the basis and of the crystal lattice, and crystal lattice is also called as space lattice और crystal। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये लैटिस है, दिख रहा है आपको, ये लैटिस पॉइंट्स जो रहते हैं जो जहाँ पर रहते हैं, और ये बेसिस, दोनों को मिला के क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। देखो पॉइंट पे मतलब जैसे मान लीजिए अभी ऐसा एक क्रिस्टल है, ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपके पॉइंट्स है, ये लैटिस पॉइंट, और उस पर आपके रहेगा फिर सोडियम रहेगा, उसमें सोडियम आयन ऐसा, ये तो लैटिस ये पॉइंट हो गया, और उसमें जो रहेगा सोडियम आयन, ये बेसिस, दोनों मिला के क्या बन रहा है, क्रिस्टल बोलते हैं इसको। क्लियर, चलिए छोटे छोटे पॉइंट से याद रखने पड़ते हैं। फिर यूनिट सेल किसको बोलते हैं, देखो ये छोटा सेल ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है आपको, यूनिट सेल। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें 3 एक्सिस होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम ए बी दिख रहा है, ये ए बी सी से किया, और उसमें देखो अल्फा बीटा गामा, ये इसके क्या रहेंगे, इनके सिम्बॉल्स, ये एंगल्स के सिम्बॉल्स है, खत्म। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखो, अब यहाँ पे 4 टाइप्स के यूनिट सेल होंगे। पहले होगा आपका आएगा प्रिमिटिव, जिसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल बोलते हैं। तो प्रिमिटिव, ध्यान देना जरा, प्रिमिटिव और क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर बताता, प्रिमिटिव और यूनिट सिंपल यूनिट सेल। मतलब इन प्रिमिटिव यूनिट सेल द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। मतलब इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर हमने एक यूनिट सेल बनाया ऐसा, ये ऐसा थोड़ा बताया था आपको, तो इसमें देखो इसमें 80 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रही है। ये आपको प्रिमिटिव में 8 क्या होगा, 8 कॉर्नर्स होंगे इसके अंदर, 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, ये सर।
अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा, 8 तो होंगे प्रिमिटिव। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देखो in this type of unit cell the one constituent particles is present at the center of the body in addition to corner particle। मतलब कॉर्नर के तो रहेंगे, एक एडिशन बीच में आपका एक बॉडी के अंदर आएगा, इसके अंदर एक ऐसा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर मतलब इसमें क्या हो गए, 8 तो रहेंगे ही, ठीक है। दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फेसेज इन एडिशन टू द कॉर्नर। फेस में मतलब फेस में कैसे होंगे सभी, देखो कोई भी रहेगा तो फर्स्ट में एक सामने एक ऐसे, ये 2 2 4 5 6 फेसेस होंगे इसके अंदर। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर सभी में, ये 8 कॉर्नर सभी में रहने वाले हैं। बॉडी सेंटर में एक अंदर रहेगा, BCCs बोलते हैं। फेस सेंटर क्या होता है, 8 कॉर्नर रहेगा, उसके अंदर फेसेस में एक रहेंगे, 6 फेस रहेंगे इसके अंदर। और फिर एक और इसके अंदर देखो बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑफ इट्स ऑपोजिट फेसेस एडिशन टू द कॉर्नर पॉइंट। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई भी ये दो मतलब 8 कॉर्नर्स में हाई है, 2 फेस में रहेंगे ऐसे ऑपोजिट, या फिर ये ऐसा, कोई भी 2, ये ऐसा रहे ऐसा या ऐसा, कोई ऑपोजिट, इसको बोलते हैं क्या, बेस सेंटर। जनरली क्या होता है, ऐसे नीचे ऊपर ही होता है बेस सेंटर, ऐसा लिया जाता है बेस सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्रिस्टल सिस्टम। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कितने द 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल, मतलब 40 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो देखो 14 लैटिसेस विच डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस, मतलब टोटल 14 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो 14 ब्रेवियस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम करेंगे डिवाइड। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द लैटिस पॉइंट्स स्पेसिंग देखो ABC along with 3 एक्सिस क्या लेते हैं हमने यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा, बिटवीन दिस एक्सिस गिवन राइज टू 7 क्रिस्टल सिस्टम। देखो अदर वर्ड्स में क्या बोलेंगे हम लोग, इन द अदर वर्ड्स द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर एसोसिएटेड विद 14 ब्रेवियस लैटिसेस एंड ऑल्सो कॉल्ड 14 यूनिट सेल बोलते हैं इसको। एंड द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर नेम्ड एज क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ऐसे ये 7 है, 7 के अभी सब पॉइंट मिला के कितने 14 हो जाते हैं, ठीक है। तब वो उसका कोई खास क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ कितने ब्रेवियस लैटिस जैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कितने 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है और 14 ब्रेवियस लैटिस, उतना याद रखना, वो MCQ नाम याद कर लेना 7। अब देखते हैं क्यूबिक सिस्टम क्या होता है। तो देखो देर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक सिस्टम। प्रिमिटिव है, इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, इसको शॉर्ट में SC बोलेंगे एब्रिविएशन। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को क्या बोलेंगे, BCC। फेस सेंटर क्यूबिक को क्या बोलेंगे, FCC। ये 3 आपको याद रखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको SC बोल रहे हैं, हैज़ पार्टिकल एट ईच ऑफ 8 कॉर्नर्स क्यूब, ये जानते 8 कॉर्नर्स में है सिंपल में। बॉडी सेंटर में क्या होने चाहिए, 8 पार्टिकल के अलावा एक बॉडी सेंटर में होता है, एडिशन में बॉडी के सेंटर में होगा, ठीक है ना। और फेस सेंटर में क्या लिखेंगे, इसको FCC बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 8 कॉर्नर्स में होंगे और 6 फेस से एडिशन टू द पार्टिकल टू ऑफ द 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर के अलावा 6 फेसेस है, ये तो अभी पढ़ा है वही है चीज़। देखो ये ऐसा, ये डायग्राम देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। SC में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स में, BCC में 8 कॉर्नर के अलावा देखो एक सेंटर में दिख रहा है आपको, मैं रेड कलर करता हूँ, ये सेंटर में। अब FCC क्या होता है, देखो 1 2 3 4 8 कॉर्नर्स में। फेस में दिख रहा है 1 2, ये 3 4, ये 5, ये 6, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल, कितने पार्टिकल्स में। तो प्रिमिटिव और यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, इसको SC बोलते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने, 8 कॉर्नर्स। एक कॉर्नर जो होगा वो 8 अदर कॉर्नर से क्या होता है, उसको शेयर करता है, इसलिए 1/8 लेते हैं। तो 1/8 इंटू 8 कितने हो गए, 1 पार्टिकल पर यूनिट। मतलब प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं, 1 पार्टिकल होता है, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल बोलते हैं इसको। और बॉडी सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स का तो आपने अभी निकाला 1, एक बॉडी सेंटर 2 हो जाएगा। देखो BCC यूनिट हैज़ 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर्स प्लस 1 पार्टिकल इन द सेंटर ऑफ द क्यूब, मेकिंग टोटल कितना, 2 पार्टिकल्स पर यूनिट, 2 बार, क्योंकि 8 कॉर्नर्स का भी निकाला ऊपर, ये ऊपर निकाला, तो 8 का 1 और एक बॉडी के अंदर है वो किसी से टच नहीं है, तो 2 हो गया, 1 + 1 2। फेस सेंटर की बात करते हैं, तो फेस सेंटर में क्या होता है, 8 कॉर्नर का तो 1 निकल चुका है। अब फेस में देखो, फेस में तो ये जो फेस में रहता है ना, फेस में जो एटम है वो 2 दूसरे एटम के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए 1/2 आता है इसमें अंदर। ईच पार्टिकल ऑफ द सेंटर ऑफ 6 फेसेस इज शेयर्ड विथ 1 नेबरिंग क्यूब, मतलब 1/2, ठीक है ना, 1/2 ईच फेस। देखो 1/2 से बिलोंग टू द गिवन
यूनिट सेल। तो अभी देखो 6 फेस है, 1/2 इंटू 6 मतलब 3 पार्टिकल, 3 और एक कॉर्नर का तो टोटल 4 हो गया। तो FCC में कितना होता है 4 पार्टिकल, देखो 4 पार्टिकल्स पर यूनिट। तो अभी आपको याद रखना है प्रिमिटिव और यूनिट क्यूबिक सेल में 1, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल में 2, और फेस सेंटर में कितना होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में FCC सबसे अच्छा, SC BCC FCC, ठीक है ना, ये आपको याद रहेगा। ओके, BCC को CCP भी बोल देते हैं वो लोग, कभी कभी ऐसा आता है वर्ड वो, ठीक है। आप ये याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है इस साल, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन रिड्यूस कर दिया। अब इसका एक छोटा सा एक फॉर्मूला आपको याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मासेस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यूनिट सेल एज लेंथ इज डिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहले क्या, इफ द एज लेंथ, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लिया ना आपने तो काम चल जाएगा। ये फॉर्मूला आपका लास्ट टाइम, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, खत्म, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, रो इक्वल्स टू N इंटू M, ठीक है ना, अपॉन यहाँ पे क्या ले रहे हैं A, एज लेंथ होता है A, और ये एवोगेड्रो नंबर, A क्या होता है एवोगेड्रो। एवोगेड्रो नंबर आप लोगों को याद ही होगा कितना होता है वो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, याद है आप लोगों को, ठीक है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है ना। सीधा ये फॉर्मूला याद करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, डेंसिटी को रो से कर रहे हैं, ठीक है ना। और M इज द मास ऑफ वन पार्टिकल है ये, ठीक है। ये N नंबर ऑफ मोल है, N मतलब SC के लिए कितना होगा, FCC कितना होगा, BC वो याद रखना है, N यहाँ वो डाल देना है, यहाँ मास होगा, ठीक है। जो भी पार्टिकल होगा उसका मास लिखना है, जो भी आइटम होगा, ये एज लेंथ दी होगी, एवोगेड्रो नंबर। तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई आपकी, ये भी फिक्स हो गई आपकी, आपको ये दो चीज़ दी रही है। ये N मतलब समझ आए, FCC में कितना आता है 4, BCC में कितना आएगा 2, SC में कितना आएगा 1, ये याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला याद है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। आप देखिए इसका क्वेश्चन बताता है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर, देखो न्यूमेरिकल इसकी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी निकालेंगे। व्हेन गोल्ड क्रिस्टल, ये टेक्स्ट बुक का ही लिया हुआ है ना, गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इट फॉर्म्स फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर 4 आइटम आते हैं, N यहाँ मालूम चल गया हमको, ठीक है ना। एंड द यूनिट सेल एज लेंथ ये देखा है, ये A दे रखा है, ये 408 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, तो मोलर मास गोल्ड दे रखा है, क्वेश्चन सब दिया रहता है। देखो ये फॉर्मूला है आपका, अब देखो M की वाली मतलब मोलर मास कितना दिया है 197 ग्राम पर मोल। N FCC इससे निकालना है, FCC से, FCC जो होता है उसका कितना होता है, N कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना। ये लिख दो 4 आइटम्स 4 FCC, ये लिखा भी है पूरा, एवोगेड्रो नंबर लिखा है, देखो ये बराबर है। फिर देखो एक की वैल्यू कितना है 408 पिकोमीटर है, मतलब पिकोमीटर से आप क्या करो मीटर में कन्वर्ट करो, उसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो बाद में, ऐसा है। तो सेंटीमीटर में यहाँ पर रखते हैं, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सारे। यहाँ पे हमने M की वैल्यू रख दी, N की वैल्यू रख दी, यहाँ पर हमने A की वैल्यू रख दी, यहाँ पे NA की वैल्यू रख दी, यहाँ आइटम ये सब कट कर दो। पहले यूनिट कट कर लेना, फिर इसको 190 को मल्टीप्लाई करना, फिर इसका क्यूब निकाल लेना, उससे मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। किलोग्राम पर CM से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया इसको, बस हो गया, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन तो आपको आती है। अब देखते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल लैटिस। देखो तो पैकिंग ऑफ, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का पहला पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलना है ये याद रखना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स दैट टचेस एनी गिवन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी कोई एक स्फीयर है, देखो अभी ये कितने स्फीयर से अटैच है, मान से ये कितने से अटैच है 2 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा 3 से अटैच है तो 3 हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी ऊपर कर दिया, एक ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, 4 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन 4 हो जाएगा। ऐसे समझ आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। The magnitude of coordination number is the measure of the compactness of the sphere in close packed structure. Magnitude बताएगा, magnitude of coordination number कितना है, जितना ज़्यादा coordination number उतना ज़्यादा closely packed। देखो ना अब यहाँ पर coordination 2 बोला तो 2 से अटैच है, 4 मतलब 4 से, 6 बोला तो 6 आइटम से अटैच है, 12 बोला तो 12 से अटैच है, ऐसा है। तो जितना ज़्यादा magnitude उतना ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होगा। लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड क्लोजर इज द स्पेस टू ईच अदर। हो गया, अभी बताया मैंने आपको। चलिए आप देखते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन मतलब तो एक ही रो आता है इसके अंदर। देखो तो क्लोज पैक वन डायमेंशन स्ट्रक्चर रिजल्ट बाय अरेंजिंग द स्पेयर्स टू टच ईच अदर। देखो ये 1, तो इसमें अगर किसी को लगे किसका कोऑर्डिनेशन में कितना है तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन में इसका 2 है, इसमें कोऑर्डिनेशन में 2 ही रहेगा। याद रखना, इसमें पूछ सकते हैं कि क्लोज पैकिंग इन वन डायरेक्शन, इसमें एक ही रो रहता है और इसका कोऑर्डिनेशन में 2 होगा। ठीक है, अब देखो समझ है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। ये मैं अभी इसको पढ़ लेना, ये रिकॉर्डिंग हो जाता है, मैं इसको शॉर्ट बता, इतना लिखने नहीं आता है एग्जाम में।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखिए क्या होता है स्क्वायर क्लोज में। देखो इसमें क्या होता है, वन डायमेंशन एक एक रो एक के ऊपर अरेंज कर दो, एक आपका एक सिंगल बनेगा तो उसको स्क्वायर क्लोज होगा। अब इसमें देखो ये सेंटर दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन में कितना है 4, क्योंकि कितने से अटैच है ये 1 2 3 4 से अटैच है। ये देखो यहाँ पे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन डायमेंशन बोलता है 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन में आएगा, ठीक है ना। इसमें एक ही टाइप के कैसे होंगे आपके एटम्स होंगे पूरे, ठीक है, एटम स्फेयर जो होंगे वो एक ही टाइप के होंगे, तो ए टाइप बोलते हैं इसको। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल में क्या होता है, इसमें 2 टाइप के ए बी आगे पीछे रहेगा, दिख रहा है अभी ये मान लीजिए ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, देखो 2 रो डिफरेंट टाइप क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन रो शो द देयर डिप्रेशन रहता है, ये डिप्रेशन को एक आगे पीछे रहता है, तो इसमें हेक्सागोनल बनेगा। इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन में 6 होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 से अटैच है, दिख रहा है, ऐसा रहेगा। छोटा छोटा पार्ट है, इसको पढ़ लेना, इसको रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक का ही है पूरा। अब देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में लेते हैं। 3 डायमेंशन में HCP, तो उसके अंदर हम लेते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं 2 ये ले रहे, देखो स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक ले लेते हैं पहले इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है देख लीजिए, देखो ऐसे एक ही टाइप के लेयर को ऐसे अरेंज करते जाते हैं, यानी ऊपर से ऐसे करते हैं पूरा एक बॉक्स। तो इसमें देखो ऐसा बन रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव, दिख रहा है आपको सिंपल, यहाँ लिखा है देखो सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक, या फिर इसी यूनिट सेल को क्या लेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक। तो ये ए टाइप के रहेंगे पूरे ऐसे, नीचे से भी अरेंज किया ऐसे पूरा ऐसे लाइन आटे अरेंज कर देंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे यूनिट। ये कुछ ऐसा पूछते नहीं है लोग ऐसा। फिर स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे अपना क्या था स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज को किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल, देखो जरा स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को देखो। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर आर अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर में करते हैं, द स्पेयर्स ऑफ द सेकंड लेयर आर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। अभी क्या है देखो ए बी टाइप, उसको ए बी टाइप लेबल कर सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखो ए बी टाइप इस टाइप से, तो इसमें हेक्सागोनल आता है, ये दिख रहा है ना आपको। एक मिनट इसको ड्रॉ करने का समझ में नहीं आएगा, अब एक कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ओके देखिए हेक्सागोनल दिख रहा है अभी आपको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये हेक्सागोनल दिख रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होना चाहिए 6, ऐसा आएगा। ओके ये छोटे छोटे पार्ट है, ये समझने वाला है बाकी। आप देखो इसमें क्या होता है, दिस फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स बना, इसमें 2 टाइप के वॉइड बने, एक बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्पेयर से करेंगे। देखो 3 दिख रहा है ब्लू कलर का, एक आपका दिख रहा है पर्पल, तो इसमें देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये देखो ये टेट्राहेड्रल, मैं अंदर देखो होल बना, देखो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, देखो ये, ठीक है ना। एक मिनट तो उसको इरेज करके बताता आपको, देखो ये वाइट जो है ना, देखो रेड कलर कर दिया मैंने, ये रेड, देखो ये टेट्राहेड्रल वाइट, इसका कोऑर्डिनेशन 4 होगा, टेट्राहेड्रल का 4 ही होता है, देखो ऐसा, ये इसका लाइन डायग्राम है, देखो टेट्राहेड्रल का। फिर आपका दूसरा जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाइट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे रहता है, और उसमें जो होल बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल होल बोलते हैं, देखो ऐसा। इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होता है 6 होता है। देखो इन ऑक्टा, इधर ध्यान से देख लीजिए, द ऑक्टाहेड्रल वाइट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, ऑक्टाहेड्रल इज फॉर्म, 3 नीचे 3 ऊपर है, ठीक है। उसके अंदर होल जो बनेगा उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। मतलब यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल को हमने टेट्राहेड्रल n मान लिया तो इसको आपको 2n मानना पड़ेगा, इसको डबल हो गया ना, ठीक है ना ऐसा। ओके सिंपल से पार्ट है, जरा याद रखने पड़ेंगे आपको। अब देखो प्लेसिंग अ थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, थर्ड कर रहे हैं, देखो देयर आर 2 वेज ऑफ प्लेसिंग द थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन द सेकेंड, ठीक है ना। देखो पहला वे क्या बोल रहा है, देखो आप ध्यान से देखिए जरा, वन वे ऑफ द डूइंग दिस टू अलाइन द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर विद द स्पेयर्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ द लेयर्स विल ए बी ऐसा आएगा, एंड द रिजल्ट इन द हेक्सागोनल प्लेस SCP आएगा इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, HCP, CCP, ये इसके एग्जाम्पल आएंगे, इसका स्ट्रक्चर रहता है। और सेकेंड में क्या होता है, ऑन प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड, यहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग स्पेस ऑफ थर्ड लेयर प्लेस कर रहे थे, ठीक है ना, ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑन सेकेंड is to cover the octahedral void of by sphere of third layer, and this layer therefore is called C layer बोलते हैं इसको। ABC इसमें A भी रहता है, देखो यहाँ पर बताता आपको मैं, देखो यहाँ पर कैसे बताया, इसमें जो एग्जांपल है
कॉपर लिया हमने इसमें एग्जाम, कॉपर सिल्वर, इसका CCP और FCC। CCP का दूसरा नाम FCC होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो 3 ऊपर है 3 नीचे, देखो फिर ये बात है, इसके ऊपर ऐसा लेगा, इसमें क्या होता है 3 ऊपर नीचे, थोड़ा ही चेंज रहता है बस इसके अंदर, ठीक है ना। तो एक ग्रीन दिख रहा है 1 2 3, इसमें दिख रहा है 1 2 3 ऐसा रहता है। सेकंड पे थर्ड, उसमें फर्स्ट के जैसा रहता है इसके अंदर, ठीक है ना। जो फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर, इसके अंदर ना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा अलग रहेगा, ABC रहता है, उसमें ABB टाइप रहेगा। ओके, चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसे इसमें से कुछ आता नहीं है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये हमने अभी बताया था आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना वो टच करेगा उतना याद रखना, जैसे फिर भी बताया तो आपको क्या करना है इसमें। इन द सिंपल क्यूबिक मतलब SC क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट फ्रॉम स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्स लेयर एंड सच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 नेबरिंग एट स्फीयर, तो 4 इन इट्स ओन एंड 1 अबव एंड 1 बिलो रहता है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा उसका 6। मतलब क्या होगा कि आपका देखो 4 तो टच है, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, तो 4 से 4 ही और वो 1 5 6 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, किसका SC का। इसका SC का कोऑर्डिनेशन आपको याद रखना पड़ेगा 6 है। और BCC और CCP या FCC का कितना होगा 12 है। यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको याद रखना है कि 12 नेबरिंग है, स्फीयर में से 6 उसके खुद के है, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, और उसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 12, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे और 6 खुद का है उसका, बराबर है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन SCP एंड CCP। देखो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑकर इन HCP और CCP, इसमें होता है। देखो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल किसमें, HCP CCP और FCC में होता है। तो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड विद ईच दैम, 2 होंगे टेट्राहेड्रल, तो उसका 2n हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम रहेगा। मतलब इसका टेट्राहेड्रल जो रहेगा आपका, जो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो कितना रहेगा 2 रहेगा। मतलब वो टेट्राहेड्रल का अगर बात करते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल T लिख देता है उसको, तो उसमें 2n होगा, और ऑक्टाहेड्रल में कितना होगा n होगा नंबर, उसका डबल होता है इसके अंदर, उसका आप आधा हो जाता है ऐसा बोल रहे हैं, या फिर उसका डबल उसका ऐसा मान लीजिए, एक ही बात है वो, ठीक है। चलिए ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, जरा देखो। द पैकिंग इफिशियंसी इज द फ्रैक्शन होगा आपका, देखो फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर। ये देखो, तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल इनटू 100 अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, मतलब कितना उसने ऑक्यूपाई किया और कितना एम्प्टी ऐसा बोलेंगे। अब देखो एज लेंथ एंड पार्टिकल पैरामीटर इन क्यूब, इसका मैंने वो टेक्स्ट बुक के ये ले लिया ना डायरेक्ट, यही काम के हैं, बाकी कुछ है ही नहीं इसके अंदर। देखो तो यूनिट सेल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट सेल तो SC की बात कर रहे हैं, तो इसका R इक्वल्स टू A/2 इक्वल्स टू ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे आपको, A और R का रिलेशन। वॉल्यूम इन 1 पार्टिकल देखो तो πAQ/6 करेंगे तो इतना आंसर आएगा इसका कितना है, टोटल वॉल्यूम स्फीयर ऑक्यूपाइड द पार्टिकल इन यूनिट सेल, इसका कितना πAQ/6 डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा आपको। ये देखिए ये निकाल करके आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा आपको। BCC तो इसमें रिलेशन बिटवीन A और R क्या होगा, R इक्वल्स टू √3 A/4, तो उसको डिवाइड करके कितना आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, तो उसको √3 πAQ/6 डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 0.34 AQ। अगर टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन यूनिट सेल देखो √3 πAQ/8, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.683। यही परसेंट आपका कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, कितना एक पार्ट कितना वॉल्यूम कर रहा है, रिलेशन है, ये सब आ रहा है फॉर्मूले आपके। FCC या CCP तो R इक्वल्स टू √2 A/4 इक्वल्स टू जाएगा 0.3535 आएगा। फिर πAQ/12 √2, तो इसका करेंगे इतना आ जाएगा आंसर। और टोटल वॉल्यूम ये याद कर लीजिए इसको, ठीक है, याद ही कर लीजिए, मेरे बताने का फ़ायदा ही नहीं कुछ, वो याद ही करना पड़ेगा आपको। अब कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशिएंसी क्रिस्टल ये याद कर लीजिए। SCC लैटिस में कोऑर्डिनेशन भी कितना है 6, 4 इन द सेम लेयर एंड 1 डायरेक्टली अबव एंड 1 डायरेक्टली बिलो, तो 6 सीधा याद होगा कोऑर्डिनेशन कितना 6। पैकिंग इफिशिएंसी कितना है इसका 52.4 याद कर लेना। BCC कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है, इसका पैकिंग इफिशिएंसी कितना 68। FCC CC है HCP का 12 होता है, इसका पैकिंग इफिशिएंसी 70। ये यार टेबल बहुत काम का है, ये आता है एग्जाम में। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन x ग्राम, तो इसका फॉर्मूले है, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बता चलता हूँ कैसे करना है आपको, क्योंकि इसमें फॉर्मूले आते हैं। तो बताओ ये याद रखना, पहला पॉइंट रख लीजिए। इसमें अभी नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम निकालने बोलो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो नंबर x × n
रो ए क्यू हो गया। फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम पर निकालना है, तो इसके लिए याद कर लीजिए, देखिए ये वाला फॉर्मूला एक्स अपॉन रो ए क्यू, और नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम निकालें तो आपको वी अपॉन ए क्यू, ये याद कर लीजिए। फाइनल याद करो, वो कैसे डिराइव कुछ नहीं पूछते वो लोग कुछ। ठीक है, अब एक छोटा सा एक प्रॉब्लम देखते हैं, ये सॉल्व प्रॉब्लम है आपका, प्रॉब्लम नंबर 1.2 है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट, एक कंपाउंड है जो किससे बना है, सी और डी क्रिस्टल्स इन FCC क्रिस्टल की बात कर रहा है। एटम्स ऑफ सी आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, सी कहाँ पर है, सी जो है वो कॉर्नर में है, 8 कॉर्नर्स में रहेंगे, ठीक है ना, ऑफ द क्यूब। और एटम डी कहाँ है, और एट द सेंटर ऑफ द फेस, फेस के सेंटर में, मतलब 6 होंगे वो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, अब आपको मालूम है कि सी कहाँ पर है, कॉर्नर्स, कॉर्नर 8 कॉर्नर्स में, मतलब एक कॉर्नर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 1/8, मतलब टोटल कितना आइटम आता है, 1 आएगा इसका, 8 × 1/8 बराबर है, ये आ गया। डी जो है वो कहाँ पे, फेस, 6 फेस है, फेस में कितना है, 1/2 ऑक्यूपाई करता है, बराबर है कि नहीं। अब देखिए, तो 1/2 × 6 मतलब 3, मतलब कितना हो गया, डी आपका 3 आ रहा है, सी आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो CD3 ये आंसर आ जाएगा इसका, ऐसा ऐसा निकालना है। ये समझे, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, एग्जाम में शॉर्ट में लिखना है, तो सी प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ द 8 कॉर्नर लिख के फिर डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना, आप हिसाब से कर दो उसको। 8 कॉर्नर में तो 1 तो ईजी है पूरे, ज़्यादा एक इस टाइप से आएगा, एक ऐसा आएगा। और सब्सटेंस हैज़ डेंसिटी 2 kg/dm³, ठीक है, ये देखा, ये सब्सटेंस हैज़ डेंसिटी दे रखी है। एंड इट क्रिस्टलाइज इन FCC लैटिस विथ एच लेंथ कितना है, इक्वल टू 700 पिकोमीटर। देन मोलर मास निकालना है आपको। देखो अब आपको फॉर्मूले आप लोगों को याद ही है पूरे, क्या करना है आपको, रो इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आपका, यहाँ पे n है इंटू m अपॉन AQ इंटू क्या लेते हैं NA, याद है आपको, ये फॉर्मूला। अब इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ क्या दिया है, FCC का n कितना होता है, 4 इंटू m क्या दे रखा है, m आप देख लीजिए कितना लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, m बताइए कितना लिखेंगे, किसका दे रखा है, लीजिए मोलर मास दे रखा है, 7 लेंथ ए दे रखा है, चलिए एक मिनट देखते हैं, ए दे रखा है 700 है ना, तो 700 है ना पिकोमीटर, तो इसको क्या लिखेंगे, ये पिकोमीटर इसको क्या सेंटीमीटर करना होगा, तो मतलब 7 इंटू 10⁻⁻, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना दे रखा है आपका, 6 आपको निकालने क्या बोल रहा है वो, मोलर m निकालना है, m नहीं, वही तो कह रहा हूँ, m निकालना है आपको इसमें। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁻³ kg में, और ये 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लीजिए। अब ये मैंने बता दिया, हिंट दिया है, आप क्या गिवन लिखना, पहले गिवन में n कितना दिया, a कितना दिया, n कितना दिया, डेंसिटी सब लिखना, m फाइंड आउट करना, ये लिख देना, फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यू डाल देना, और पूरा सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा 103.30 ग्राम में करना है, ग्राम पर मोल, मतलब इसका आंसर बी करेक्ट होगा। मैंने सिर्फ आपको दिया, हिंट दिया इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसा कर लेना। फिर देखो, इन अ क्लोज पैक लैटिस कंटेनिंग n पार्टिकल, n पार्टिकल द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टली, n कितना रहेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल का 2n, और ये कितना रहेगा आपका 2n, ये सॉरी नीचे है 2n और n, ये आंसर ऊपर का नहीं है, सॉरी वो 2 देख लिया था मैंने, कर लिया, ये आंसर इसका D, ये आंसर आपको कर लेना है। समझ आ रहा है आपको, देख लीजिए, कुछ नहीं, ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने निकाले इसमें से, ठीक है ना। अब आप लोग कर लीजिए इसको। अब एक क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इसमें से स्टॉकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट करके जाना है बस ज़्यादातर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। देखो अब डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जो अरेंजमेंट के कांस्टेंट पार्टिकल अरेंजमेंट जो क्या आता है, इरेगुलरिटीज आती है, जो कमियां होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। देखो क्या बोलेंगे इसको अभी हम लोग, द इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड क्रिस्टल आर कॉल्ड लैटिस और इम्परफेक्शंस बोलेंगे। और इसमें 3 टाइप के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट्स है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। पॉइंट मतलब पॉइंट समझ आएगा, पॉइंट में डिफेक्ट आ रहा होगा, मतलब दीज डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट द लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल। जैसे अभी लैट पॉइंट्स में आएगा यहाँ पे डिफेक्ट्स, पॉइंट्स में समझ आ रहा है, ये अभी ये कोई भी क्रिस्टल है आपका, ये यूनिट सेल है, तो इसमें जो ये पॉइंट में, देखो इस पॉइंट में यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ का ये मिसिंग और कुछ ना कुछ होगा, वो देखेंगे अभी, तो उसमें डिफेक्ट आएगा इसमें।
तो ये भी 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। ये आप देखो, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, इम्प्योर डिफेक्ट्स है और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है, 3 टाइप के। एक एक जरा देखते हैं अभी हम लोग क्या क्या होगा। तो पहले देखते हैं स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोज फिक्स्ड रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटाइंस और अनाइन, इसमें फिक्स होता है, एंड दिस फिक्स रेशियो इज द स्टोचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड है। आपको मालूम है स्टोचियोमेट्री मतलब फिक्स नंबर होते हैं। इन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट द स्टोचियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज, ठीक है ना। अब यहाँ पे होते हैं स्टोचियोमेट्री, जो नंबर्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं। जैसे कि आप बोले कि सोडियम क्लोराइड बनाया आपने, तो इसका 1 सेम रहेगा, ऐसा ये स्टोचियोमेट्रिक रहेगा, ठीक है। इन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट द स्टोचियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज, ये अनचेंज रहेगी। यहाँ पे लेगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो पहला आएगा वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आएगा सेल्फ इंटरस्टिस डिफेक्ट, तीसरा आएगा स्टॉकी डिफेक्ट, चौथा आएगा फ्रैंकेल डिफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट की बात करते हैं। वैकेंसी नाम ही समझा, वैकेंसी वैकेंट हो गया। देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ की वैकेंसी, यहाँ पे क्या हो गया, मिसप्लेस हो गई है। मतलब ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब हम क्रिस्टलाइज करेंगे ऑफ सॉलिड, अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट इन द क्रिस्टलाइटिस एंड मिसिंग पार्टिकल क्रिएट्स वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर एंड दस सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट बिकॉज ऑफ द मिसिंग ऑफ पार्टिकल। ये देखो फिगर दिखाया है, वैकेंसी है। तो वैकेंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन सब्सटेंस इज हीट करने के कारण हो सकता है कम हो जाए आइटम्स, ड्यू टू द एब्सेंस, ये याद रखना, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल एब्सेंट हो गया, मिसिंग हो गया, तो मास कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी। हाउएवर द वॉल्यूम ऑफ रिमेन अनचेंज, वॉल्यूम्स अनचेंज रहेगा, लेकिन एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज होगी। ये पॉइंट याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब देखते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है ना। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इन एलिमेंटल सॉलिड्स की बात करें, देखो यहाँ पे देखना, सम पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल एलिमेंटल सॉलिड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, सेल्फ। देखो दिस डिफेक्ट ऑकर्स इन द फॉलोइंग, 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या बोल रहा है यहाँ पर, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई एन एम्प्टी इंटरस्टिशियल। देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लिया, देखो मैं रेड कलर बना रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई, ठीक है ना, क्लियर है। द एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड हेंस डेंसिटी इंक्रीजेस, बराबर है। और सेकंड कैसे हो सकता है, देखो सेकंड में ये वैकेंसी आ गई, देखो यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। देखो सेकेंडली द एलिमेंटल सॉलिड पार्टिकल गेट्स शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस इन द लैटिस। देखो यहाँ से निकल कर कहाँ गया आपका इंटरस्टिशन, देखो यहाँ से निकल के इधर आ गया, देखो ये इंटरस्टिशियल आइटम, तो इसको इंटरस्टिशियल बोल रहे हैं। 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। दिस डिफेक्ट प्रिजर्व द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज देयर इज नाइदर लॉस नॉर गेन ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना, आसान है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टॉकी डिफेक्ट सबसे ज़्यादा, इसको याद कर लीजिए, आता है स्टॉकी। तो स्टॉकी डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये आयोनिक सॉलिड्स में होता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पर इन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन इन द क्रिस्टलाइटिस क्रिएट वैकेंसी। उसमें एक कैटायन एक अनायन, देखो इक्वल होगा, एक कैटायन एक अनायन इसमें मिसिंग हो जाएगा। इट मीन्स दैट वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय द वैकेंसी फाउंड बाय लॉस ऑफ अनायन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखो दस देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर एटम पर आयन लॉस, पेयर लॉस, मतलब एक कैटायन निकल के अनायन मिस हो गए तो 2 होल बनेंगे ना, एंड 1 क्रिएट बाय मिसिंग कैटायन एंड अदर क्रिएट बाय मिसिंग अनायन। देखो 2 है, एक अनायन कैटायन का होगा, एंड सच पेयर कैटायन अनायन वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं, इसको स्टॉकी डिफेक्ट बोला जाता है। तो क्या बोला, याद रखना, कैटायन अनायन वैकेंसी डिफेक्ट बोल सकते हैं या फिर स्टॉकी डिफेक्ट बोलते हैं। अब इसके कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन फॉर स्टॉकी डिफेक्ट देख लीजिए। तो पहला है इसमें हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होगा, दूसरा याद रखना है आपको यहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनाइन, फिर याद रखना स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड अनाइन का होगा, फिर द रेशियो आर कैटायन अपॉन आर अनाइन इज नॉट फॉर बिलो यूनिट, 1 से कम नहीं होता है इसका। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टॉकी डिफेक्ट्स के क्या इफेक्ट होंगे इसके, एज ए नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज, मास डिक्रीज, हाउएवर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, हेंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। इजी है, एक कैटायन तो डिक्रीज हो रहा है मास, ठीक है ना, वॉल्यूम सेम रहेगा, एंड द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन अनाइन इज इक्वल एंड द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि सेम है ना, एक कैटाइन एक एनाइन निकल गया है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड इसके एग्जाम्पल है। अब फ्रैंकल ये ज़्यादा इफेक्ट है अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट ये आपको कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेज व्हेन एन आयन ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। देखो इसमें क्या हो रहा है आपका, यहाँ से देखो, ये देखो यहाँ से कैटाइन निकल के इधर आ गया, यहाँ से कैटाइन निकल के इधर आ रहा है, दिख रहा है अभी आपको, यहाँ से कैटाइन मिस होकर इधर आ गया, यहीं रहेगा देखो, तो कैटाइन एट इंटरस्टेशियल साइड, तो वैकेंसी ऑफ कैटाइन यहाँ पे वैकेंसी हो गई, ये इधर से निकल के इधर आ गया देखो यहाँ पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कैटाइन आर यूजुअली स्मॉलर देन अनाइन, तो इट इज देयरफॉर मोर कॉमन टू फाइंड द कैटाइन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टेशियल साइड एंड इट इज ईजियर फॉर द स्मॉलर कैटाइन टू अकोमोडेट द इंटरस्टेशियल स्पेस। ईजी है बहुत ही, इसमें कैटाइन निकलकर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाता है, और उसमें क्या होता है आपका स्टॉकेड इफेक्ट में कैटाइन दोनों मिसिंग रहते हैं, दो होल बन जाते हैं। तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो यहाँ पे देखना है आपको, तो फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयोनिक कंपाउंड, किस में होने वाला है ये, फ्रैंकल डिफेक्ट ऑकर्स इन आयोनिक कंपाउंड विथ लार्जर डिफरेंस बिटवीन साइजेस ऑफ कैटाइन एंड आनाइन, एंड आनाइंस ऑफ द आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है, कम हो जाएगा ना क्योंकि एक कैटाइन बाहर निकल गया तो कोऑर्डिनेशन कम ही होने वाला है। अब उसके कॉन्सिक्वेंस देख लीजिए, इफेक्ट देख लीजिए फ्रैंकल डिफेक्ट के, तो एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज अ होल द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। और देखो फिर द क्रिस्टल इज द होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड आयंस आर प्रेजेंट, जैसे जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर हाइड्रेट, कैल्शियम फ्लोराइड, इसके इस कैटेगरी एग्जाम्पल, कॉन्सिक्वेंसेस और उसके इफेक्ट थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। अब सेकंड देखते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर द इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज अराइजेज व्हेन फॉरेन आइटम, मतलब बाहर के आइटम जो हम इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, दैट द आइटम डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट आइटम आर प्रेजेंट द क्रिस्टल, मतलब डिफरेंस है कि जिंक में हमने ऐड कर दिया कॉपर, तो कॉपर आपका इम्प्योरिटी होगी, मतलब फॉरेन आइटम हो जाएगा। देर ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल, दो टाइप के होंगे इसके। तो ये सब इजी है, ये सब याद करने वाले पार्ट है बेटा, इसको समझना उतना ज़्यादा है, थोड़ा समझना है बस। अब देखिए यहाँ सब्सटीट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो रहा है, इन दिस डिफेक्ट द फॉरेन आइटम आर फाउंड एट द लैटिस साइट इन द प्लेस ऑफ होस्ट आइटम, द रेगुलर आइटम आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स बाय द इम्प्योरिटी इफेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ आइटम, मतलब एलॉय के लिए, जैसे जिंक और कॉपर, तो ये कॉपर है, कॉपर देखो यहाँ पे कॉपर मिसिंग हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, देखा ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये देखो ये आपके इम्प्योरिटी, यहाँ पर ये इम्प्योरिटी आपकी इम्प्योरिटी ऐड हो गई, इम्प्योरिटी ऐड हो गई, देखो ये देखो ब्लैक हो गया। तो ब्रास, याद है ब्रास एलॉय, ये इसका एग्जांपल बेस्ट, ठीक है ना। तो वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी, एलियोवैलेंट मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन से डिफरेंट होते हैं होस्ट से, जैसे देखो वैकेंसीज आर क्रिएटेड, एक मिनट यहाँ पे देखिए, वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ एलियोवैलेंट आयंस, मतलब इसका मीनिंग लिखा है ब्रैकेट, दैट इज द आयंस विथ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द होस्ट आयन टू एन आयनिक सॉलिड। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या आपका NaCl, इसमें देखो स्ट्रॉन्शियम ऐड कर दिया, यहाँ सोडियम की डेफिशिएंसी वैकेंसी हो गई, ये एक ऐड हो गया देखो, तो इसको क्या बोलते हैं एलियोवैलेंट। देखो इसमें अगर देखेंगे सोडियम का यूनिवैलेंट है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो स्ट्रॉन्शियम है वो आपका +3 बता रहा है वैकेंसी, ठीक है ना। ऐसा यहाँ लिखा है पूरा वर्ड्स में, सपोज दैट स्मॉल अमाउंट, ये सब इसको पढ़ लेना आप, इसको मैं पढ़ के नहीं तो पढ़ के दिखा दूँ कि आपको, सपोज दैट द स्मॉल, ध्यान देना जरा, suppose that the small amount of strontium chloride impurity is added to the NaCl during its crystallization, ऐड कर दिया हमने strontium chloride, the added strontium मतलब +2 आयन से, इसका क्वेश्चन कितना +2 है, सॉरी मैंने +3 बोला था पहले, +2 है, तो +2 इसका ऑक्सीजन स्टेट है, सेम ठीक है। सम ऑफ इरेगुलर साइड्स ऑफ सोडियम आयन होस्ट ऑफ द, उसका होस्ट का +1 है और जो ऐड किया उसका +2 है, तो इसको बोलते हैं एलियोवैलेंट, ठीक है ना। In the order of the maintain electric neutrality, the strontium ion remove the 2 sodium ion, क्योंकि स्ट्रॉन्शियम में 2 प्लस है, सोडियम के प्लस है, तो 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा। एंड वन ऑफ द वैकेंट लैटिस साइट्स क्रिएटेड द रिमूवल ऑफ 2 सोडियम आयंस इन इज ऑक्यूपाइड बाय द स्ट्रॉन्शियम आयन, ओके। द अदर साइट्स ऑफ द सोडियम आयन
रिमेन्स वैकेंट। अब देखते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। इन दिस डिफेक्ट, आपको ध्यान देना था, इन दिस डिफेक्ट द इम्प्योरिटी आइटम ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर। ये इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसको रीडिंग से ही आपको समझ आएगा। मैं थोड़ा फास्ट क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, जितने कम टाइम में हो जाए उतना अच्छा है। तो मेरा काम है नोट्स को प्रोवाइड करना और ये करना है। आपको लग रहा है सर फास्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है कुछ चैप्टर में, क्योंकि रिड्यूस पोर्शन करके दिया है मैंने सारा ये। ठीक है, अब इसका एग्जांपल स्टील है। स्टील में देखेंगे तो कार्बन, देखो आप देखेंगे इसके अंदर क्या कार्बन ऐड किया, देखो ये कार्बन ऐड करते हैं इम्प्योरिटी। इंटरस्टिशियल, देखो जो गैप्स रहते हैं उस गैप्स में इंटरस्टिशियल साइट में ऐड हो रहे हैं कार्बन, इसलिए इसको तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट थर्ड टाइप का एक रह गया, अभी लास्ट रह गया, इतना और कर लेते हैं। देखो नॉन स्टॉच मतलब कि उसमें रेशो बराबर नहीं होता, उसका मीनिंग मालूम फिर भी लिखा है यहाँ पे, द नॉन स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट अराइजेस व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वन काइंड टू दैट अदर काइंड, और रेशियो ऑफ द कैटायन एनाइन क्या होता है, बिकम डिफरेंट फ्रॉम द इंडिकेटेड बाय द केमिकल फॉर्म। डिफरेंट है तो रेशियो में सेम नहीं रहेगा। जैसे मान लिया अभी यहाँ पर हमने लिया एक, ऐसा होगा क्या, देखो ऐसा होता है कि देखो MgOH मैंने ऐसा लिखा सिर्फ OH टेकन 3, ऐसा होगा कि नहीं, यहाँ पे टेकन ट्वाइस आता है, या ज़्यादा या कम जो भी उसको बोलते हैं नॉन स्टोचियोमेट्रिक। तो इसमें मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है, नाम ही है मेटल की डिफिशिएंसी। यहाँ पे देखो दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड ऑफ मेटल दैट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयन +2 +3, स्टेनस स्टेनिक, देखो ठीक है। इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल lattice sites and the extra negative charge is balanced by the presence of cation of the same metal with higher oxidation state than that of missing cation। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो इन द कंपाउंड ऑफ निकल ऑक्साइड, तो निकल कितना +2 चार्ज है, आयन इज मिसिंग क्रिएटेड वैकेंसी ऑफ एट इट्स लैटिस साइड। देखो यहाँ से निकल निकल चुका है, इसकी वैकेंसी हो गई यहाँ पर। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर हम क्या करें, निकल का कितना होता है +2 चार्ज है, तो हमें +3 का यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वैकेंसी +3 आया, +2 का +3 आ गया। देखो द डेफिशिएंसी ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस इज मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ निकल +3। देखो एक इसका प्लस ज़्यादा है आयंस ऑफ अदर लैटिस साइट्स इन निकल +2 आयंस। द कॉम्पोजिशन ऑफ निकल और इसका ऐसा हो जाएगा, देखो निकल का हो जाएगा 0.97 और ऑक्सीजन का 1.0, ये ऐसा है। ये देखो नॉन स्टोचियोमेट्रिक एग्जांपल है। ठीक है, फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसके अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट देख लीजिए। ये दो टाइप के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला आएगा आपका न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो जिंक, देखो यहाँ पे ऑक्यूपाई एक्सेस मेटल यहाँ पे न्यूट्रल ऐड हो गया, देखो न्यूट्रल, हाँ वो भी कैसा न्यूट्रल एक्साइड हो जाएगा। इन द फर्स्ट केस क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड लैटिस, तो देखो जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट 2 वेज ऑफ द मेटल एक्सेस, ये 2 टाइप से हो सकता है। देखो पहले बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड, देखो इन जिंक ऑक्साइड क्या लैटिस 1 न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट है। देखो ये पहला टाइप हो गया आपका, ये फर्स्ट। दूसरे में क्या बोल रहा है यहाँ पर अभी आपका कि इन सेकेंड केस में क्या होगा, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेज है। देखो जिंक ऑक्साइड का डिकम्पोज हो गया, तो ये हाफ O2 आ गया। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक आयन आ गया, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो the excess zinc ions are trapped in the interstice site of the lattice and the electrons also diffuse in the crystal to occupy interstice। इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज हो गए, देखो यहाँ पर। इन बोथ केसेस नॉन स्टोचियोमेट्रिक फॉर्मूला ये होगा दोनों केस में, जिंक 1 + XO 1.0 ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं बाय अनाइन वैकेंसी, मतलब इसको बोलते हैं कलर और F सेंटर वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है कभी F कलर। वो स्टॉकी फ्रैंकली का ये F सेंटर ये आ सकता है बस, बाकी सब जनरल है पूरे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए जरा, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू द कलरलेस क्रिस्टल में। ठीक है ना, जैसे आप देखो व्हेन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, हीट किया हमने, तो सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस, डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड द क्लोराइड आयन डिफ्यूज टू क्रिस्टल सरफेस क्रिएटिंग वैकेंसी एट देयर रेगुलर साइट्स, and this chloride ions combined with sodium ion, यहाँ पर एटम से कंबाइन हो गया on the atoms on the surface to form sodium chloride and release electron from the sodium atom। देखो ये सोडियम आयन, ये सोडियम बन गया आपका क्लोराइड और एक इलेक्ट्रॉन में रिलीज कर दिया उसने, बराबर है कि नहीं। द इलेक्ट्रॉन
रिलीज डिफ्यूज इन द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई द वैकेंट साइड, वो वैकेंट साइड गेन कर लेगा ऑफ द एनाइन, द एनाइन वैकेंट साइड ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन आर एफ सेंटर और उसको कलर सेंटर होती है। इतना ये बहुत काम का ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखते हो सोडियम क्लोराइड शो येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन एफ सेंटर। ये देखो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एफ सेंटर, ये इसको एफ सेंटर बोलेंगे। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एफ सेंटर, एफ सेंटर बोलेंगे इसको, ठीक है। द क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड हैज एक्सेस ऑफ सोडियम एंड द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड ये हो जाएगा Na1+X Cl 1.0 ऐसा, ठीक है ना। ऐसा आपको कर लेना है। चलिए, तो ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पर ये चैप्टर। अब आप क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से कर ली। मैं थोड़ा सा फास्ट लिया क्योंकि टाइम भी बचा है ना मेरे को, और ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा फास्ट लिया। मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपसे कि मैं थोड़ा सा फास्ट लिया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल में आपको सिर्फ याद ही करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, डेंसिटी का फॉर्मूला कर लेना है, न्यूमेरिकल को डेंसिटी वाला है ρ = NM/AQ/Na वाला, वो वाला उस फॉर्मूला न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है ना। और पार्टिकल SC FCC, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका BCC, इनके नंबर ऑफ पार्टिकल याद कर लीजिए, वो काम आएंगे वहाँ पर। बहुत इजी चैप्टर है। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट का, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, वो अच्छे से कर लीजिए। और डिफेक्ट्स कर लेना है पूरा, बस बाकी चैप्टर कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना, कर लीजिए। अच्छा, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए आए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नाराज भी तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर बहुत ईजी है, आप पढ़ेंगे ना तो उसको आधा घंटे में याद कर, 1 घंटे में याद कर लेंगे आप। 1 घंटे का चैप्टर है आगे देगा, चलो 2 घंटा लेते हैं, डबल मान लेते टाइम। चलो तो बहुत स्लो पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे में ही चैप्टर को अलग कर सकते हो, मालूम है क्या। फटाफट लिख के फटाफट एक बार रीडिंग कर लो, फिर फटाफट करो, फटाफट हो जाएगा आपका ये चैप्टर, मालूम है कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर अब इसके ये अभी जैसे खत्म हो जाएगा 1 शूट, तो फिर मैं आपको इसके बाद फिर नेम रिएक्शन पे सीरीज बनाऊंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सीरीज शुरू करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं छोटे, अभी बिल्कुल सेलेक्टिव जो आने वाले, बिल्कुल एग्जैक्ट आने वाले, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है ना। हो गया फिर काम आपका। जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम है मैं डायरेक्ट उतना करके आपको पढ़ा दूंगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। और हमारे पुराने सारे स्टूडेंट सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी ग्राम है सब जगह डाल के उसको स्प्रेड कर दो इसको, ठीक है ना। ज़्यादा ज़्यादा अब मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने बोला बहुत बच्चे देख रहे हैं, बहुत बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। चलो मैं कम से कम बच्चों के काम तो आ रहा हूँ, बच्चों का बेनिफिट हो रहा है, मैं वही चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिए बस आप, मैं आपको पूरा करूँगा। मेरी थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है मेरा, आज का ज़रा तबीयत ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ डेली, हर 2 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तबीयत अच्छी नहीं रही, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो रहा है। मैं कोशिश करो हेल्थ को कंट्रोल करते हुए आपको ज़्यादा करो, ठीक है ना बेटा। चलिए कोई बात नहीं, आपका बढ़िया होगा। चलिए बाय।